और उसका मुल्क मुस्तहकम होगा, उसका मुल्क ताकतवर होगा और उसके मुल्क के शहरियों के साथ इंसाफ होगा। और न सिर्फ मुल्क बल्कि उसके रियासत, शहर, गांव और उसके बस्तियों में भी खुशहाली आएगी। और हमने जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के वजीर आजम तक यही उम्मीद, यही तवक्को के साथ वोट दिया कि खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, नौजवानों को पढ़ने के मौके मिलेंगे, महंगाई कम होगी, खेल कूद के लिए मैदान होंगे, बीमारी में इलाज के लिए दवाखाने होंगे, डिग्रियों के कॉलेजेस होंगे और डिग्रियों के बाद रोजी मिलेगी और मुल्क तरक्की करेगा और गरीब भी इस मुल्क के तरक्की में अपनी तरक्की को भी देखेगा। लेकिन अफसोस कि आज इस मुल्क में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, बुद्ध मत के मानने वाले हैं, जैन हैं, ईसाई है, हर कोई है। इस मुल्क में मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि इस मुल्क में भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले भी हैं। ये मुल्क सबका है और इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की ताकत उस वक्त ही पूरी होगी जब इस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि हम भी इस तरक्की के हिस्सेदार हैं, हम भी इस खुशहाली के हिस्सेदार हैं, हम भी इसकी ताकत के हिस्सेदार हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इस मुल्क को तरक्की देंगे सिर्फ हिंदुओं को लेकर, या अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इस मुल्क को ताकतवर बनाएंगे सिर्फ मुसलमान को लेकर या सिर्फ सिख को लेकर, ईसाई को लेकर, नहीं मेरे भाई, सिर्फ एक को लेकर ये मुल्क ताकतवर, ये मुल्क कामयाब, ये मुल्क खुशहाल, ये मुल्क तरक्की याफ्ता, ये मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। ये मुल्क उसी वक्त मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा, ताकतवर होगा जब इस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास होगा कि हां, मैं भी तरक्की का हिस्सेदार हूं, मैं भी खुशहाली का हिस्सेदार हूं, मैं भी मुल्क के ताकत का हिस्सेदार हूं। इस बात का एहसास हर एक को होना। लेकिन आज जब हम हमारे सियासी कायदीन के तकारीर को देखते हैं और उनके काम को देखते हैं, कारकर्दगी को देखते हैं, तो हमको यही दिखाई देता है कि हर कोई मखसूस अपने तबके के लिए काम कर रहा। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि आज इस मुल्क को मजहब के नाम पर नफरतों की दीवारों कर खड़े कर कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बैकवर्ड क्लास, मराठा समाज या दूसरे समाजों के नाम पर बांटा जा रहा है। और अगर मैं आज आपके दरमियान में खड़ा हूं तो मैं हिंदुस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने के लिए खड़ा हूं। और मैं कोई नफरत की दीवार खड़े करने के लिए नहीं खड़ा। अगर मैं हिंदुस्तान को मजबूत,
मुस्तहकम वो कामयाब बनाने के इरादे से खड़ा हूं, तो उसके साथ साथ मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अखिलियत मुसलमान के साथ होने वाली नाइंसाफियों का भी जिक्र करने के लिए खड़ा हूं। और मुसलमान की बात करना कोई गुनाह नहीं है, मुसलमान की बात करना कोई खता नहीं है, मुसलमानों की तरक्की की बात करना कोई गुनाह नहीं, मुसलमानों के बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों का मुतालबा करना कोई गुनाह नहीं। इसलिए नहीं कि दस्तूर ने हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, दलित को, बैकवर्ड क्लास को, हर मजहब के मानने वाले, हर समाज का से ताल्लुक रखने वाले को बराबर का हक दिया है। कोई नंबर 1 सिटीजन या कोई नंबर 2 सिटीजन, कोई नंबर 3 सिटीजन, कोई नंबर 4 सिटीजन, कोई नंबर 5 सिटीजन नहीं है। हर कोई नंबर 1 सिटीजन है। हिंदू भी नंबर 1 है, मुसलमान भी नंबर 1 है, सिख भी नंबर 1 है, ईसाई भी नंबर 1 है। और मैं ये बात किसी से डरे बगैर, किसी से घबराए बगैर कह रहा हूं कि क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे, सबसे आखिर जिंदगी के हर शोबे में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। क्या इस बात से कोई इनकार करेगा कि तालीम में सबसे पीछे मुसलमान, रोजगार में सबसे पीछे मुसलमान, गंदी नाली और मोहरियों के दामन में अपना छोटा एक झोपड़ा बनाने वाला और वहां अपनी जिंदगी गुजारने वाला क्या मुसलमान नहीं? आज अगर मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं, अगर हम गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट को देखें या फिर हालिया अरसे की सच्चर कमेटी को देखें, तो इन रिपोर्टों ने बताया कि एससी, एसटी, बीसी से भी अगर कोई पीछे है तो वह हिंदुस्तान का मुसलमान है। मैं 6 मर्तबा इलेक्शन जीत चुका हूं, 6 मर्तबा, 6 टाइम का एमएलए हूं। और मैं जब भी इलेक्शन जीतता हूं, जीतने के बाद असेंबली में मुझे कसम दिलाई जाती है, मैं दस्तूर के नाम पे हलफ लेता हूं, कसम खाता हूं कि मैं दस्तूर की हिफाजत करूंगा। और मेरी कसम मुझसे कहती है कि मैं बहैसियत एक एमएलए, मेरा सबसे पहली अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी ये है कि जो पिछड़ा हुआ है, जो कमजोर है, जो पीछे है, उसको आगे बढ़ा कर लेकर आऊं। आज लोग कहते हैं कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन की बात कर रहा हूं, जो इंडियन मुसलमान भी है। गलत है क्या? आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सबसे पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, आखिर है। अगर किसी को एतराज है तो मैं ये बात अलल ऐलान कह रहा हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान
आगे आ जाएगा। तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, खुशहाली के मैदान में उसके बस्तियां तरक्की हो जाएंगी। और उसके बाद में अगर कोई पिछड़ जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा, तो उस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी वो पिछड़ेपन में, वो पीछे रहने वाला अगर कोई ब्राह्मण भी होगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी उसका हाथ थामेगा और उसको आगे लाने की कोशिश करेगा। मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूं। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं और मुसलमान होने पर मुझे फख्र है। मुसलमान होने पर मुझे फख्र है तो हिंदुस्तानी होने पर मुझे नाज है। ये मुल्क हर किसी का बराबर का है, लेकिन आज अगर हम देखते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक मसला है। क्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का। क्या सही है या नहीं? दूसरा सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का। अनाज महंगा, चावल महंगी, आटा महंगा, दाल महंगी, तेल महंगी, अदरक महंगी, अरे हद तो ये हो गई कि तरकारी भी महंगी, हर एक चीज महंगी। गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। महंगाई सबका मसला है, बेरोजगारी सबका मसला है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, मईशत कमजोर, ये हमारी मईशत को मुस्तहकम करना है। रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। आपको याद होगा, यहां मीडिया के भाई हैं, इनको भी याद होगा, 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक मजाक किया था, तंज किया था और कहा था, मिस्टर मनमोहन सिंह, आपकी उम्र के बराबर डॉलर हो रहा है। याद होगा आप? जिस वक्त नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने, उस वक्त डॉलर कितना था? एक डॉलर 59 रुपीस 44 पैसा। कितना? 10 साल पहले 59 रुपीस 44 पैसा। और आज नरेंद्र मोदी के उम्र से भी ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 84 रुपीस 38 पैसा। आप बताओ, क्या ये मुल्क का मसला नहीं? हमारे हुक्मरानों की नाअहली, उनकी कमजोरी का नतीजा है कि रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है और मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे आप बताओ, अरे तुम हिंदुस्तानियों को छोड़ दो, पहले हिंदुस्तान के रुपये को विश्वास दिला दो। वही का वो भी नहीं दिला। आप बताओ, क्या मेरी बात गलत है? बेघर लोगों को घर देना है, ये मसला है। कई गांवों में पानी नहीं है,
1,12,000 किसानों ने खुदकशी की। क्या ये खुदकशी करने वाला किसान क्या हिंदुस्तानी नहीं? इनको इनकी फिक्र नहीं। आज क्या इन्होंने वादा नहीं किया 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां? क्या नौकरियां दी नौजवानों को? अरे आज अभी आते आते मैंने देखा वो एजुकेटेड, वो ग्रेजुएट नौजवान जो एम्प्लॉयमेंट बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है कि मैं एजुकेटेड हूं, तालीम याफ्ता हूं, लेकिन बेरोजगार हूं, तो उनकी तादाद कितनी हो गई? आपको सुन के हैरत होगी कि 5 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है कि मैं ग्रेजुएट हूं और मेरे पास नौकरी नहीं। फिर भी मिस्टर मोदी कहते हैं कि हां हम काम कर रहे हैं, मोदी सरकार। अरे मैं पूछना चाहता हूं और एक बात, 10 साल में 16 लाख, 10 साल में 16 लाख बड़े बड़े पैसे वाले हिंदुस्तानियों ने अपनी हिंदुस्तानी की शहरियत को छोड़ दिया और दूसरे ममालिक की शहरियत को ले लिया। यही वजीर आजम ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बोले ना, एक तरफ 1,12,000 किसान मर रहा है, खुदकशी कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी फसल तबाह होती है, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास इस खुदकशी करने वाले किसान को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन 28, सुनो, 28 बड़े बड़े बिजनेसमैन, मेहुल चोकसी, विजय माल्या और कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंक से पैसा उठाए और मुल्क से बाहर भाग गए। मुल्क का कितना पैसा डुबाकर और लेकर भाग गए, आपको सुन के हैरत होगी कि 1,40,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गए। क्या हुक्मरान? सरहदें महफूज हैं, चाइना घुस रहा है, हमारे चेक पॉइंट्स पर आ रहा है। क्या कर रहे हैं? फिर बातें बड़ी बड़ी। चलो वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहां बैठी है मेरी मां और मेरी बहनें। ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का है, एनसीआरबी का डेटा है। वुमेन इन सिक्योरिटी, हर साल हिंदुस्तान में 30,000 औरतों का रेप होता है। 30,000 हर रोज 82 रेप, और ये रेप रिपोर्टेड हैं। अनरिपोर्टेड कितने रेप्स होते हैं नहीं मालूम। अगर देख लिया जाए तो हर 15 मिनट में एक रेप होता है। हर 15 मिनट में एक औरत का रेप हो रहा है। और फिर नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी और ये लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा है। हर 15 मिनट में एक रिपोर्टेड रेप। 1,12,000 किसानों ने
10 साल में खुदकशी कर ली और सिर्फ महाराष्ट्र में 10 साल में 20,000 किसानों ने खुदकशी की। क्या यह तरक्की है? क्या यह खुशहाली है? क्या यह देश की मजबूती है? लेकिन एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ 10 साल में आते ही सबसे पहले क्या? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे हरामजादे, मॉब लिंचिंग, टोपी पहनी मार दिया, दाढ़ी है मार दिया, फिर तलाक़े सलासा, फिर जेएसआर के नारे लगाओ, जो नहीं लगाया उसको पीटा गया, मारा गया। मुसलमानों के मजहबी मुकामात को निशाना बनाया गया। कभी मसाजिद पे हमले, कभी दरगाहों पे हमले। आप बताइए कि कभी किताबों में से निसाब को मिटाया गया तो कभी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को गिराया गया। ये इंसाफ है? न सिर्फ ये बल्कि पुलिस की कस्टडी में जो लोग हैं जिनकी हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस के निगरानी में है, वो दवाखाने को जाते हैं तो उनको गोलियां मार दी जाती है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये कामयाब हुक्मरानी है? मैं पूछना चाहता हूं, सीए एनआरसी के जरिए डराने की कोशिश, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए डराना चाहते हैं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं, मुसलमानों का समाजी बायकॉट की बात करते हैं, तो कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है। आप बताओ, क्या हिंदुस्तान का मसला वो किसानों की खुदकशी, क्या लव जिहाद, घर वापसी से कम हो जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो महाराष्ट्र का किसान जो खुदकशी कर रहा है, रामजादे या हरामजादे बोलने से क्या अपनी खुदकशी रोक देगा? मेरा जवाब दो। वो जालिम जो हमारी मां और बहनों का रेप कर रहे हैं, क्या जेएसआर के नारे लगाने से रेप कम हो जाएंगे? बीफ 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 कह के मारते हो, पीटते हो, लोचते हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, खराब दिखेगा, गौ रक्षक है ना गौ रक्षक, जो गौ माता की रक्षा करते हैं, करना चाहिए। हिंदू मजहब में गौ को माता कहा जाता है और उसका कोई रक्षक है तो अच्छा है, गलत बात नहीं है, मगर उन गौ माता के रखवालों से, गौ रक्षकों से मेरा सवाल है। दुनिया के चौथे नंबर पर जो बीफ एक्सपोर्ट करता है, उस मुल्क का नाम इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। भाई, सालाना 25,000 करोड़ का बीफ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। गौ रक्षकों, गौ माता के रखवालों, मेरा तुमसे सवाल है
बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब बीजेपी, मोदी, योगी, अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ एक्सपोर्टर से करीब 500, शायद 500 करोड़ का चंदा लिया। गौरक्षकों, मेरे प्यारे गौरक्षकों, मेरे बहादुर गौरक्षकों, बीफ है कह के मारे, बीफ है कह के तुम टोपी को गिरा दिए, बीफ है कह के दाढ़ी काटे, बीफ है कह के झाड़ को बांधकर पीट दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीफ एक्सपोर्टर से बीजेपी, मोदी, योगी, शाह, ये जो पैसे लिए, अब इनके साथ आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले हैं या नहीं? सिर्फ गौ माता के नाम पे सिर्फ हमको मारेंगे, हमको पीटेंगे। अरे आपकी जिम्मेदारी है कि ये एक्सपोर्ट को रोकें। आपकी जिम्मेदारी है कि इन एक्सपोर्टर से चंदा लेने वालों के खिलाफ आप उठ जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं, अगर गौ माता के सही रखवाले हैं, रक्षक हैं, तो ये लोग आएंगे, मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मोदी से और अमित शाह से, बीजेपी से लड़ेंगे। लड़िए। क्या मेरी बात गलत है? अरे यही है मेरे भाई। अब हम ये बात करते हैं तो हम भड़काऊ भाईजान हो जाते हैं। देश की खुशहाली की बात करना भड़काऊ है? देश की तरक्की की बात करना क्या भड़काऊ है? देश के किसानों की बात करना क्या भड़काऊ है? देश की मां और बहन के रेप की बात करना, उसको रोकने का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? देश में पानी नहीं है, पानी दो कहना क्या भड़काऊ है? देश में नौकरियां नहीं है, नौकरियां दो कह रहा हूं क्या भड़काऊ है? क्या महंगाई देश की कम करो कहना भड़काऊ है? अरे किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की। डरते हैं कल के चाय वाले से लोग, मगर हम नहीं डरते। अरे अगर आज ये गरीब, ये अतीक सर अगर ख्वाब देख रहा है एमएलए बनने का, तो कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि हमारी जमहूरियत की ताकत है कि बंडी पे चाय बेचने वाला आज का वजीर आजम है। जब चाय बेचते बेचते विजारत उज़्मा के कुर्सी पर कोई जा सकता है, तो पढ़ाते पढ़ाते ये भी असेंबली में जा सकता है। ये हमारी जमहूरियत की ताकत है। और अगर मैंने अभी चाय की बात की या चाय वाले की बात की, तो भाई मुझे तो नहीं मालूम था, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मिस्टर मोदी चाय बनाते थे, चाय बेचते थे। मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने खुद कहा कि मैं चाय वाला था, चाय बनाता था। उन्होंने नहीं कहा क्या? क्या उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने खुद कहा। सिर्फ चाय की बात नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा, मुझे याद है कि कोई लोग आते थे और बोलते थे कि कड़क चाय दो, कोई आते थे बोलते थे नरम चाय दो। ये भी उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। अरे चाय बनाना कोई गुनाह नहीं है। गुर्बत से ऊंचा उठना हर एक का हक है। और ये
हमारी जमहूरियत की कामयाबी की निशानी है कि एक चाय वाला भी वजीर आजम बन सकता है। मैं एक टीचर को असेंबली बनाने का ख्वाब देख रहा हूं। मैं वजीर आजम बनने का ख्वाब नहीं देख रहा। मैं मिनिस्टर बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ एक दवाखाने की चपरासी की नौकरी का ख्वाब देख रहा हूं। मैं कोई एमपी बनने का या हिंदुस्तान के वजीर दाखिला बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ मेरी जरूरत के वक्त एक साफ सुथरा अच्छा टॉयलेट का ख्वाब देख रहा हूं। मैं सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का ख्वाब देख रहा हूं। मैं अपने बच्चों की तालीम के लिए कॉलेज का ख्वाब देख रहा हूं। मैं ऐसे मैदान चाहता हूं जहां मेरे बच्चे खेले कूदे और अजहरुद्दीन बने, विराट कोहली बने, सानिया मिर्जा बने या सानिया नेहवाल बने। मैं ये ख्वाब देख रहा हूं। क्या ये ख्वाब देखना गुनाह है? क्या ये ख्वाब देखना गलत है? अरे आज आपको हमको गौर और फिक्र करना है। यहां कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अकबर ओवैसी यहां क्या कर रहा, क्यों आया। मेरे भाई, मैं आज एक इंकिशाफ कर रहा हूं, एक इंकिशाफ कर रहा हूं। और वो इंकिशाफ ये है कि मेरी जिंदगी में बहुत कम वक्त ऐसे आए जब मैं किसी को सुनना चाहता हूं और अल्लाह ने आज मुझे वो लम्हा दिया मुझसे पहले कि अतीक को सुनने की हसरत थी, ख्वाहिश थी। अरे इस नौजवान में मैंने उस चिंगारी को देखा है, उस चिंगारी को देखा है जो आने वाले कल में बहुत बड़ी आग लगा सकती है। मैंने उस जज्बे को देखा है, उस इखलास को देखा है, उस ईमानदारी को देखा है और उन ख्वाब को जो ये देखा है कभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी देखा था। आप बोलेंगे अकबर साहब आप क्या देखे? मैं आज गोवंडी की आवाम से वोट जरूर मांगूंगा, मगर किसी की बुराई, किसी की नाकामी या किसी को बुरा बोलकर वोट नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। मगर ये बात जरूर कहूंगा, एक 15 साल के एमएलए हैं, शायद एक 25 साल के। मैं 6 मरतबा इलेक्शन जीता। चलो थोड़ी देर मेरे बारे में भी सुन लो। मैं भी मंजलिस के कभी स्टेज पे जलसों पे नहीं बैठता था। मैं भी मंजलिस का एक वर्कर था और वहीं पर बैठता था जहां पे आप हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने वहां से यहां पहुंचाया। और मैं 1999 में पहला इलेक्शन लड़ा, फर्स्ट। मेरी उम्र 25 साल थी और मेरे मुकाबले में, अख्तीक साहब सुनो, मेरे मुकाबले में 23 साल का एमएलए था। मेरे मुकाबले में ऐसा एमएलए था
जो 23 साल से मुसलसल जीत रहा था, मैं 25 साल का। तो लोग मुझे बोले, अरे तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब से ये एमएलए है, तुम क्या हराओगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, उस वक्त इंतखाब में जब मैं आया तो मेरा नारा क्या था मालूम आपको? मैंने आवाम से कहा, अगर एमएलए बन जाऊंगा तो मासूम उंगलियों के बीच में कलम थमाऊंगा और नन्हे मुन्ने खानों पे बस्ता थमाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, तालीम दूंगा गरीब को। मैंने वादा किया कि अगर एमएलए बन जाऊंगा तो 200 यतीम बच्चियों की शादियां करवाऊंगा। आज आपकी जो गोवंडी है ना, गोवंडी जैसी ही दिखाई देती थी जहां से मैं इलेक्शन लड़ा। गधे लौटते थे, खच्चर लौटते थे, बद जानवर लौटते थे और वहां पे खुली मोरियां, गंदगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्कूल बनाया तो कैसे बनाया मालूम? 25 बरस का मेरे पास भी पैसा नहीं था, तो एमएलए की जो हर महीने की तनख्वाह आती थी ना, 5 साल की तनख्वाह को जमा कर कर एक स्कूल बनाया। और स्कूल बनाने के बाद मसाजिदों से लोगों के घरों पे जाके दस्तक देता था, फ्री स्कूल है, फ्री स्कूल है, बच्चों को भेज दो, पढ़ा दो। तो आप यकीन मानो कि मस्जिदों से ऐलान घरों में जाके दस्तक देता था तो कोई अपने बच्चों को भेजने तैयार नहीं थे। आज एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 स्कूल है मेरे अपने जो मैं खुद चलाता हूं। और इन स्कूलों में 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने? 25,000। अरे गौर करो मेरे भाई, अगर नीयतें होती हैं ना तो अल्लाह गैब से मदद करता। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं इतने स्कूल बनाऊंगा, मगर आज 25,000 बच्चे। यहां बैठी है मेरी मां और बहनें, आप लोगों से कहूंगा, मेरे हलके में हैदराबाद में 2.5 लाख औरतों को मैंने वोकेशनल में ट्रेनिंग दी है। मोमबत्ती, अगरबत्ती, पापड़, ब्यूटी पार्लर, सुइंग, फैशन डिजाइनिंग, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर कोर्सेज, मेहंदी डिजाइनिंग, 2.5 लाख खवातीन को मैंने अब तक ट्रेन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 जूनियर कॉलेज भी है मेरे, 4 जूनियर कॉलेज हैं। आइंदा साल 2 डिग्री कॉलेज भी शुरू हो रहे हैं मेरे अपने। और सुनिए अतीक सर, और सुनिए, 10th की ट्यूशन फ्री, इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री, डिग्री इकोनॉमिक्स की ट्यूशन फ्री, डिग्री कॉमर्स की ट्यूशन फ्री, और फिर इंजीनियरिंग की ट्यूशन फ्री, और जीएसटी की ट्रेनिंग फ्री, आइल्स की ट्रेनिंग फ्री, जीमैट की ट्रेनिंग फ्री, सैट की ट्रेनिंग फ्री। 40,000 बच्चों को फ्री ट्रेनिंग और ट्यूशन दे रहा हूं हर साल। ये औरतें बैठी हैं जो सुइंग और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं। 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स खत्म हुआ, सर्टिफिकेट के साथ एक सिलाई मशीन भी देता हूं। ब्यूटी पार्लर,
ब्यूटी पार्लर का कोर्स करे तो ब्यूटी पार्लर का किट भी देता हूं। अरे मेरे पास भी कुछ नहीं था, ये मुसलमानों की दुआएं हैं, इनका इत्तेहाद है और आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुफैल है कि आज ये है। अरे अल्लाह ने इतनी दौलत दी, 3 टर्म के एमएलए को भी दौलत दी, 5 टाइम के एमएलए को भी दौलत दी। अफसोस अल्लाह ने इनको हम को देने और बांटने की हिदायत नहीं दी। अतीक, अगर तुम अपने जज्बे को जिंदा रखोगे, इस चिंगारी को बुझने नहीं दोगे, तो महाराष्ट्र की हुकूमत स्कूल बनाए या ना बनाए, तुम्हारे दवाखाने के लिए मदद करे या ना करे, अकबरुद्दीन ओवैसी गोवंडी की आवाम से वादा करता है, मैं अपने तौर से करूंगा, मैं अपने तौर से करूंगा। दवाखाने में स्टाफ नहीं, इक्विपमेंट नहीं, आप होने के बाद करेंगे। आओ, मुझसे जो तावन हो सकता है मैं करूंगा। दस स्कूल हैदराबाद में बने, इंशाअल्लाह अतीक जीत जाएगा तो अकबर ओवैसी का 11वां स्कूल गोवंडी में बनेगा।